हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है वो ज्योग्राफी के उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमारी रिवीजन की श्रृंखला है। इसके पहले हम एक बार जो है घटना चक्र की सारी ज्योग्राफी जो है वो कवर कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये है जो हमारी रिवीजन की क्लास हो रही है और इससे पहले भी हम कई क्लासेस कर चुके हैं। अगर उसको भी आपने नहीं देखी है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है या आप चैनल जब ओपन करेंगे चैनल के अंदर आपको रिवीजन ज्योग्राफी रिवीजन नाम का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ईवीएस और साइंस की क्लासेज जो है वो लगातार हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो नई एनसीईआरटी आई है हम उसको भी 1-2 दिन में शुरू करने वाले हैं और आप सभी के समक्ष जो है जो नई एनसीईआरटी अपनी अपडेट हुई है उन सभी को एक एक करके चैप्टर वाइज आपके सामने जो है हम डिस्कशन रखेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकेंगे वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपके भाई बंधु और दोस्त जो है बीपीएससी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हमारे सेशन का पहला सवाल है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। आपको बताना है कि भारत में जो है वो सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। आपका ये जो सवाल है बीपीएससी 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में आपसे पूछा गया था। तो देखिए, बॉम्बे हाई नहीं है, अंकलेश्वर भी नहीं है, मतलब ये तेल भंडार तो है लेकिन पुराना नहीं है, ठीक है। और नौगांव गुजरात भी नहीं है। ये हमारा जो है डिगबोई असम है। डिगबोई की रिफाइनरी जो है या दिग्बोई जो है जगह, वहाँ पे सबसे पहले तेल की खोज की गई थी। और दिग्बोई जो रिफाइनरी है, दिग्बोई रिफाइनरी, इसकी स्थापना जो है वो हमारी भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1901 में हुई थी। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि दिग्बोई रिफाइनरी की स्थापना जो है वो कब हुई थी तो 1901 में हुई थी, ठीक है। देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार जो है वो कहाँ पे है तो दिग्बोई। दिग्बोई कहाँ है? असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कौन कौन भारतीय राज्यों से होकर बहती है तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय के समांतर बहते हुए आती है और यांग्याप दर्रे से जो है वो भारत में अरुणाचल से प्रवेश करती है और उसके बाद ये असम में से होते हुए बांग्लादेश में निकल जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, ये यहाँ पे यू टर्न लेती है अरुणाचल से और यांग्याप दर्रे में एक गड्ढे का निर्माण करते हुए या गार्ज जिसे हम बोलते हैं, गार्ज का निर्माण करते हुए ये अरुणाचल से होते हुए असम में पहुंचती है और असम से होते हुए फिर बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो केवल भारत के 2 राज्यों से बहती है। कौन कौन से? तो अरुणाचल और असम। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आप लोग इसको याद रखेंगे। हमारा अगला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट जो है वो कब उत्पन्न हुआ था। आपको बताना है कि सबसे पहले जो है भारत में जो है तेल ऊर्जा संकट जो है वो कब उत्पन्न हुआ था। ये भी आपका सवाल जो है 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में आपसे पूछा गया है। तो ये कब हुआ था तो ये 1970 और 80 के दशक में हुआ था, जब क्या है कि ओपेक कंट्री जो थी उन्होंने जो है वो लगातार जो है अकस्मात जो है वो तेल की कीमतों में जो है काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर दी थी। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक भयानक ऊर्जा संकट या तेल संकट जो है 1973 में हुआ, जब तेल निर्यातक देशों ने ओपेक, जिनको हम बोलते हैं, तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना वृद्धि कर दी थी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पेट्रोलियम भंडार जो है वो अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है और अभ्रक जो है वो कोडरमा में पाया जाता है, या कडप्पा जो है वो हीरों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, पेट्रोलियम भंडार जो है वो अरावली में नहीं पाए जाते हैं, अरावली में नहीं बल्कि कहाँ पाए जाते हैं तो ये नदी घाटी में पाए जाते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी हो गई, गुजरात का तट हो गया, पश्चिम का जो अब तटीय क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र का जो है अब तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो ऑप्शन है हमारा गलत हो जाएगा। और धारवाड़ चट्टान में जो है ये प्राकृतिक गैस इसमें नहीं मिलती है। इसमें क्या मिलती है? इसमें धात्विक खनिज मिलते हैं। धात्विक खनिज कौन कौन से? जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सारी चीज़ें हमको धारवाड़ चट्टान में देखने को मिलती हैं। तो हमारा ये भी गलत हो गया। और अभ्रक जो है ये कोडरमा में पाया जाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है वो सही है। और कडप्पा जो है वो हीरों के लिए नहीं है, कडप्पा जो है वो किसके लिए है?
तो कडप्पा में जो है हीरा नहीं मिलता है, यहाँ पे चूना पत्थर, एस्बेस्टस, क्वार्टजाइट वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और आपसे जो सवाल है 69वें बीपीएससी प्री 2023 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, भारत में पेट्रोलियम के भंडार जो हैं वो अरावली पहाड़ियों में नहीं है, जबकि ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात का तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और धारवाड़ चट्टान में जो है वो आपके खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज, जिसमें मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। आपसे 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम 2022 में आपसे पूछा गया है। तो थोरियम उत्पादन में कौन अग्रणी है, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो है वो हमारा केरल है। कौन सा राज्य? केरल। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए केरल जो है वो थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। मोनोजाइट जो है ये बालू का प्रकार होता है जो समुद्री क्षेत्र में किनारे जो है मिलता है केरल के। ठीक है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एर्नाकुलम में जिले में जो है उद्योग मंडल में स्थित संयंत्र में मानावाला कुरुचि से प्राप्त मोनोजाइट को संशोधित कर थोरियम उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, और ये क्वेश्चन आपसे बार बार जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कैमूर याद रखिएगा, कैमूर और रोहतास जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। और 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल आपसे पूछा गया था, ये फिर से पूछ सकता है क्योंकि काफ़ी फेमस सवाल है, बार बार रिपीट होता रहता है। देखिए कैमूर का पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और बिहार में कैमूर पठार मुख्यतः रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है, और यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर का आधार पर जो है बंजारी में जो है वो सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सीमेंट उद्योग लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारा विद्युत ऊर्जा से है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बाढ़ सुपल थर्मल पावर प्लांट जो है, जिसे हम BSTPS कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, BSTPS, तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है आप सभी को पता होगा कि कहाँ पे है, तो ये बिहार में है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिहार में है, और बिहार में कहाँ, तो बिहार के पटना ज़िले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आपसे 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया था, और बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जिसको BSTPS बिहार राज्य के पटना ज़िले में स्थित है। ठीक है, इसकी कुल अनुमोदित क्षमता 3300 मेगावाट है, संस्थापित क्षमता जो है वो 1320 मेगावाट है। इसके यूनिट 4 को वर्ष 2014 में और यूनिट 5 को जो है वो 2016 में जो है वो प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा बाढ़ जो है ये कहाँ का है, तो बिहार का। हमारा अगला सवाल है जो आपसे बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था 9वीं और 10वीं के एग्ज़ाम में। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करिए, तो उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, तो देखिए हमारा जो विशाखापट्टनम आता है, विशाखापट्टनम किस में आता है, तो ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश में आएगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर हमारा 4 हो जाएगा, और आप आराम से जो है वो एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में जो है वो 4 नहीं दिया गया है, और बाकी के तीनों जो हमारे हैं वो हमारे तमिलनाडु के हैं। ठीक है, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और नागपट्टिनम जो है ये हमारे सारे जो हैं वो तमिलनाडु के हैं, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो पहले कौन सा आएगा? विशाखापट्टनम, फिर काकीनाडा, फिर मछलीपट्टनम और फिर नागपट्टिनम। ठीक है, देखिए भारत के बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थापन इस प्रकार होगा: विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और नागपट्टिनम। हमारा अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करिए। तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन अब बहुत आने लगे हैं, तो आप लोग प्रयास करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इस तरह की प्रैक्टिस करिए और ऐसे क्वेश्चन आप गलत मत करिए। ठीक है, देखिए बीपीएससी टीआरई 11-12 के एग्ज़ाम में आया था, और आपको जो है ये किधर से, तो पूरब से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। तो ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कोटा, नामरूप, ओबरा और परीक्षा। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें भी जो है सबसे पहले आप देखिए नामरूप कहाँ पे है, तो नामरूप जो है वो असम में है, और असम जो है वो पूर्व में आएगा। ठीक है, असम जो है वो पूर्व में आएगा, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा ओबरा आता है, ओबरा और परीक्षा, ये हमारा कहाँ पे है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। ओबरा जो है हमारा वो सोनभद्र में है, और जो हमारा परीक्षा है ये हमारा झांसी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कोटा तो आप सभी लोग जानते हैं, कोटा कहाँ पे होगा, तो राजस्थान में होगा। तो एक हिसाब से आप
जो नाम रूप आपको सबसे पहले पता हो जाता है कि नाम रूप सबसे आगे आएगा और जो हमारा कोटा है वो सबसे पीछे आएगा। तो इस हिसाब से जो है वो आप थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट की टेक्निक लगा सकते थे, ठीक है, क्योंकि कोटा जो है वो आपके पश्चिम की तरफ पड़ता है भारत के, और नामरूप जो है असम जो है वो कहाँ पड़ता है, एकदम पूर्व में पड़ता है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा आप टेक्निक लगा सकते थे। और अगर हम बात करें तो हमारा सी ऑप्शन में केवल सबसे आगे ए और सबसे पीछे एक दिया गया है, मतलब 2 और 1 दिया गया है, तो इसीलिए हमारा जो है वो सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए थर्मल पावर प्रोजेक्टों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम क्या है, तो नामरूप कहाँ पे है, असम में, ओबरा जो है वो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, पारिच्छा जो है वो झांसी उत्तर प्रदेश में है, और कोटा जो है वो राजस्थान में है। हमारा अगला सवाल है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि जो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना बनाई गई है वो किस राज्य में बनाई गई है। आपसे जो सवाल है वो 66वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2020 में आपसे पूछा गया है। तो ये जो है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध कहाँ, जल विद्युत परियोजना या बांध जो है वो राजस्थान में है, तो इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक जो है वो हमारे मोटिवेशन का काम करता है। हमारा अगला सवाल है कि भारत सरकार की कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत उत्पादन का योगदान कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो जल विद्युत का जो उत्पादन है योगदान जो है वो कितना है। ठीक है, तो ये 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में आपसे पूछा गया था, तो ये लगभग कितना है, तो 10% है। ठीक है, 10% है, इसीलिए ए विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए 2016-17 में जल विद्युत का कुल उत्पादन जो है वो 10.6% था, जो योगदान करता था जल विद्युत भारत के विद्युत उत्पादन में। लेकिन अब कितना है, अब देखिए कितना है, 11.4% है, ये भी याद रखिएगा। 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अब कितना है, तो 11.4% हो गया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखिए गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, तो ये भी हमारा गलत होगा। और विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग करने में भारत न्यूनतम है, तो ये भी हमारा गलत होगा, भारत न्यूनतम नहीं है। और भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का योगदान जो है 1% से कम है, तो ये भी हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, 1% से अधिक है। और लेकिन जो हमारा डी विकल्प है कि सबसे ज़्यादा उपभोग जो होता है वो उद्योग में होता है ऊर्जा का, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन उस टाइम आयोग ने इसको सी माना था, पर ये नहीं सही है दोस्तों, ये हमारा ए और बी और सी तीनों गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा ए बी सी तीनों हमारा गलत हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी। आपसे 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया है। तो ये जो है 243 ग्राम तेल के बराबर थी, 243 ग्राम तेल के बराबर, इसीलिए जो है सी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करिए। पहला आपसे कह रहा है कि कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। ठीक है, उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, तो ये हमारा जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है सही, तो ये हमारा सही है कि कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को जो है वो उत्पादन लागत से भी कम पर बिजली का जो है विक्रय किया जाता है। ठीक है, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो ये भी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला जो ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट है, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, ये भी हमारा सही है। ठीक है, और राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो ये हमारा बी जो है 1 2 3 4 जो है वो हमारे सारे सही हैं, इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत राज्य में विद्युत बोर्डों की कार्यविधि में कई कमजोरियाँ हैं तथा उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रबंधकीय अकुशलताएं, वित्तीय संसाधनों का अभाव, केंद्रीय बिजली संस्थाओं को भुगतान करने की असमर्थता, व्यापक संचालन व वितरण हानियाँ आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों को कृषि क्षेत्र को बहुत कम कीमत पर बिजली
उपलब्ध कराते हैं, जिससे आर्थिक सहायता का भार जो है वो बहुत बढ़ जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में संचालन व वितरण हानियाँ अधिकतर देशों की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो है वो सारा जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है जो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आपसे पूछा गया है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का जो है उत्पादन करता है। तो ये कौन करता है, वो कर्नाटक करता है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए कर्नाटक जो है दिए गए राज्यों में सबसे ज़्यादा जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है और 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा के संस्थापित क्षमता के संदर्भ में राजस्थान जो है वो शीर्ष पर है। देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। अब ये जब सवाल पूछा गया था 2020 में, तब वहाँ पे कौन था, कर्नाटक था। लेकिन अब क्या है, 16,340 मेगावाट के साथ जो है वो राजस्थान जो है वो शीर्ष पर है। इसीलिए याद रखिएगा कि राजस्थान जो है वो अब सबसे ज़्यादा जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसमें क्या है कि संस्थापित क्षमता जो है अभी क्षमता ही है, उत्पादन नहीं हो रहा है, इसीलिए जो है कर्नाटक को सही माना गया है। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट लगा है उसकी क्षमता जो है वो इतना है, लेकिन उत्पादन अभी 16,340 मेगावाट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए कर्नाटक को इस ऑप्शन में जो है वो सही माना गया है। हमारा अगला सवाल है कि कैगा जो है ये कहाँ पे है। आपका कह रहा है, स्टेटमेंट जो दे रहा है मैंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर जल विद्युत संयंत्र है। तो मतलब जल विद्युत नहीं, विद्युत संयंत्र है। ठीक है, ये मैंगलोर के निकट है। कैगा कहाँ पे है, कर्नाटक में है और ये मैंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। तो ये हमारा पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और आपसे ये सवाल जो है बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में आपसे पूछा गया था। देखिए कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर के कन्नड़ जिले के कैगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे जो है स्थित नाभिकीय संयंत्र है। यह वर्ष 2000 से क्रियाशील है। इसका संचालन जो है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है वो किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके साथ शुरू की थी। तो आपको बताना है कि मार्च 1838 में कलकत्ता लाइब्रेरी, या 36 में कलकत्ता लाइब्रेरी, या 37 में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो विकल्प बी जो हमारा है वो सही हो जाएगा कि मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ जो है वो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। और आपका ये सवाल जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में आपसे पूछा गया है। पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेजों के संग्रह को व्यवस्थित करने के लिए पहले प्रयासों से शुरू हुआ और राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह एक गैर सरकारी संस्थान था तथा मालिकाना आधार पर चलाया जाता था। हमारा अगला सवाल जो है वो लौह इस्पात उद्योग से है और आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है। मतलब आपका स्टील में कौन कौन सी धातुएँ पाई जाती हैं। तो हमारा जो स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातुएँ पाई जाती हैं, तो ये हमारा कौन कौन सा होता है, तो लोहा और क्रोमियम जो होता है वो हमारा स्टील में मिलता है। तो लोहा और क्रोमियम जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। देखिए 38वीं बीपीएससी प्री 1992 में सवाल आपसे पूछा गया था। स्टेनलेस से धब्बा रहित स्टील या बनाने में जो है सामान्यतः क्रोमियम और निकल का प्रयोग किया जाता है। निकल जो है वो लोहे को ही कहते हैं। इन दोनों को ही धातु के साथ, लौह धातु के साथ मिलाकर जो है कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। निकल के लोहा नहीं कहते दोस्तों, जो है वो फेरस को ही लोहा कहते हैं। तो याद रखिएगा, गलती से जो है वो निकल मैंने बोल दिया था। ठीक है, तो क्रोमियम और निकल जो है वो प्रयोग में आते हैं और लोहा और क्रोमियम का जो है वो मिक्सचर जो है वो स्टेनलेस स्टील का काम करता है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण की जो है, मतलब ये एक प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो है अधिकतर लौह इस्पात संयंत्र जो है वो पश्चिमी तट पर ही अवस्थित हैं। तो इसका कारण क्या है, मुख्यतः आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है गोवा एवं मध्य के कुछ भागों में जो है वो उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र के इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, या पश्चिम तटीय क्षेत्र से भारत लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी, या स्पंज लौह तकनीक का अपनाया जाना। तो इसमें आपका क्या सही है वो आपको बताना है। तो ये जो है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में जो है वो उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का जो है मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा जो है, इसके कारण ही जो है वो अधिकतम जो है लौह इस्पात संयंत्र जो है वो हमारे पश्चिमी तट से
तट में होकर पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब पश्चिमी तट से सटे होते हैं, ऐसा कह रहा है। देखिए, गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति और विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिम तट के किनारे लौह संयंत्रों की स्थापना का जो है वो मुख्य कारण है। हमारा अगला सवाल है कि जो टिस्को है, जिसको हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं, वो हमारा किसके नज़दीक है? तो ये हमारा किसके नज़दीक है? तो ये टाटा नगर के नज़दीक है, याद रखिएगा। और टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की स्थापना तो 1907 में हुई थी, याद रखिएगा। कई बार आपसे टीआरई में पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। टिस्को की स्थापना जो है वो 1907 में हुई थी, ठीक है। देखिए, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना जो है वर्ष 1907 में हुई थी। अब इसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। देखिए, हमारा अगला सवाल जो है बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है, ठीक है, कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम शॉर्टकट में टिस्को बोलते हैं, इसकी स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, जिससे यह भारत में पहले बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक कंपनी बन गई थी? तो ये जो हुई थी 1907 में हुई थी, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को बोलते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो जमशेद जी नुसरवान जी टाटा ने वर्ष 1907 में की थी और वर्तमान में इसे टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात निर्माण कंपनी है। हमारा अगला सवाल है और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में तांबा उद्योग कहाँ पर स्थापित है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि तांबा उद्योग जो है निम्न स्थानों में से कहाँ पर स्थापित है, तो आपको बताना है कि कहाँ पे है। तारापुर, टीटागढ़, रांची या खेतड़ी? तो ये जो है खेतड़ी में है। खेतड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे जो सवाल है 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में आपसे पूछा गया था। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती हैं और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची जो है वो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में सूती वस्त्र के कारखाने जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? आपको बताना है कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो पाए जाते हैं वो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। कहाँ पे? कोयम्बटूर में। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में सवाल ये पूछा गया था, तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। देखिए, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक वस्त्र के कारखाने हैं और कोयम्बटूर में लगभग 919 जो है सूती वस्त्र मिले हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलों का जो है वो 40% है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में हैं, इसके बाद महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2002 में पूछा गया है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो उद्योग का केंद्र है? तो बोकारो, भीलवाड़ा, सानंद और तारापुर। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा भीलवाड़ा हो जाएगा। भीलवाड़ा जो हो जाएगा वो विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, भीलवाड़ा जो है वस्त्र उद्योग का केंद्र है, ठीक है। दातव्य है कि भीलवाड़ा जो है वो राजस्थान राज्य का एक शहर है। बाकी तारापुर में क्या है कि हमारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और जो बोकारो है यहाँ पे क्या है कि हमारा जो खनिज है वो मिलते हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में जो डालमिया नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को पता होगा कि ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए आपने सुना भी होगा डालमिया सीमेंट, तो उससे आप याद कर सकते, थोड़ा रिलेट कर सकते थे। विकल्प बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और बीपीएससी 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ये जो है कहाँ लगाया गया था? तो पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है 1951 में जो है वो बिहार, वर्तमान झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था। इसके बाद नांगल, पंजाब उर्वरक संयंत्र जो है वो स्थापित हुआ था। और भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है वो 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में लगाया गया था, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि भारत का जो है वो प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो क्योंकि देखिए इसमें जो है वो इसमें जो है वो तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिए, नांगल भी दिख रहा है और सिंदरी भी दिख रहा है। तो इसीलिए जो है हम किसके साथ जाएंगे? तो हम यहाँ पे जो है वो मुख्यतः जो है 1906 में रानीपेट जो था
इसके साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि जो सिंदरी था वो 1951 में स्थापित हुआ था, और जो हमारा रानीपेट था तमिलनाडु में वो हमारा 1906 में लाया गया था। तो एक प्रकार से हमको ऑप्शन में जो है सिंदरी वो रानीपेट देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन रानीपेट नहीं है, तो ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन था और आयोग ने जो है इसको हटा दिया था। तो याद रखिएगा, ये हमारा रानीपेट इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि अखबारी कागज़ उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सवाल है और बार बार आपसे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2022 में आपसे पूछा गया है। तो जो अगर कागज़ उद्योग की बात आए, अखबारी कागज़ की बात आए, तो ये नेपा नगर हो जाएगा। नेपा नगर जो है सही विकल्प हो जाएगा। विकल्प सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेपा नगर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। किस ज़िले में? तो बुरहानपुर ज़िले में है। ये भी याद रखिएगा। एक नंबर का सवाल आपसे हो सकता है ये भी पूछ ले कि नेपा नगर जो है, जो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो किस राज्य में पाया जाता है? तो वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है? ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है चूना पत्थर भी उपलब्ध है और सस्ता श्रम भी है और जल विद्युत सस्ती भी है और सस्ता परिवहन भी है। इसलिए हमारा ये सभी जो है वो हो जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सारे ऑप्शन जो हमारे दिए गए हैं ये हमारे सारे सही हो जाएंगे। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि आपसे कह रहा है कि कूट 1 को जो है वो कूट 2 से मिलाना है। उद्योगों को जो है उनके मतलब उद्योग जो है और जो स्थान है उनसे आपको सही सही मिलान करना है। ठीक है। तो आपका जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु में क्या होता है? तो बेंगलुरु जो है वो वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है, इसीलिए हमारा पहले का 3 हो जाएगा। कोरबा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरबा हमारा जो है वो एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा उसके बाद हमारा 3 के बाद 4 हो जाएगा। और जमशेदपुर में आपको पता है कि जो हमारा टिस्को का या टाटा स्टील का प्लांट है वो लगाया गया है। तो हमारा जमशेदपुर जो है वो लौह इस्पात के लिए हो जाएगा और मलाज खंड जो है वो तांबा उत्पादन के लिए हो जाएगा। तो 3 4 1 2 इसका जो सही मिलान होगा वो 3 4 1 2 होगा। और हमारा 3 4 1 2 जो दिया गया है वो हमारा विकल्प डी में दिया गया है, इसीलिए हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए बेंगलुरु किसके लिए है? तो वायुयान उद्योग के लिए। कोरबा जो है एल्यूमिनियम के लिए। जमशेदपुर जो है वो लोहा इस्पात के लिए। और मलाजखंड जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर गन्ने की बात करी जाए तो गन्ने में सबसे पहला है और चीनी में जो है वो दूसरा है, तो ये सही हो जाएगा। यह वजन कम करने वाला उद्योग है, तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। और महाराष्ट्र जो है देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है, तो हमारा जो है ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे सवाल पूछा गया था। और देखिए चीनी एक बारहास उद्योग है और भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, जबकि थाईलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है। कब तक? तो 5 अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। और महाराष्ट्र जो है भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जबकि जो उत्तर प्रदेश है वह द्वितीय स्थान पर है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा और आपने जो है वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसके अलावा अगली वीडियो में जो है वो सड़क परिवहन और रेल परिवहन और जो हमारा नौका परिवहन है या जल मार्ग है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए और लगातार जो है वो हम लगातार PYQ जो है उसके माध्यम से हम क्लास को प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।